हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जो फिजिक्स की जर्नी अपनी शुरू करने वाले हैं और जिसमें हम लोग 11th-12th का पूरा फिजिक्स पढ़ते हुए साथ में जेई मेंस और एडवांस्ड का फिजिक्स पढ़ेंगे। तो तकरीबन पूरे 2 साल की ये जो बड़ी जर्नी है दोस्तों, जिसमें ऑलमोस्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट 30 चैप्टर्स और ये जो 30 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं 2 साल की जर्नी में, इससे अगर आप जेई मेन और एडवांस्ड और बिट सेट और सभी एग्जाम्स, आपकी बोर्ड एग्जाम सब मिलाकर देखें तो तकरीबन फिजिक्स के ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस के लिए आपको ये 2 साल की पढ़ाई करनी होती है। तो दोस्तों ये जो जर्नी है इसमें बाकी सब चीजें तो मैं आपसे करवा लूंगा, जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा लूंगा, आपको समझा लूंगा, आपसे प्रैक्टिस करवा लूंगा, आपसे जेई के क्वेश्चंस करवा लूंगा, आपसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपको सब्जेक्ट में यू विल डेवलप एन इंटरेस्ट, वो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर लूंगा। लेकिन इस 2 साल की जर्नी में मुझे आपसे कुछ चीजों की जरूरत होगी और वो जो जरूरत होगी उसमें एक तो मुझे आवश्यकता होगी दोस्तों आपसे कि आपको एक कॉपी मेंटेन करना होगी। इनफैक्ट आपको 2 कॉपीज मेंटेन करना होंगी, एक जिसे मैं कहूंगा क्लासरूम कॉपी या क्लास वर्क कॉपी, जिसमें जो मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा उसमें मैं आपको बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं, उसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट शीट्स के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट शीट्स आपके पास रहेंगी, और साथ ही साथ उसमें हम जो क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे, मैं कुछ चीजें आपको डिक्टेट करवाते जाऊंगा, आपको वो लिखना होंगी। साथ में एक आपको रखनी है प्रैक्टिस कॉपी, जिसमें आप प्रैक्टिस शीट्स के सॉल्यूशन, एक हम स्टैंडर्ड बुक जेई फिजिक्स के लिए फॉलो करते हैं एचसी वर्मा, उसके सॉल्यूशन, आपको मॉड्यूल्स के सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ये आपको करना होगा। और हमारे जो लेक्चर्स चलेंगे दोस्तों, उसमें सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे और कॉन्सेप्ट सीखने के साथ में हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही करवाऊंगा। दीज विल बी सम इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स जो आपको कॉन्सेप्ट्स को सिखाने में ज्यादा बेहतर मदद करेंगे। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसके साथ में आपको बुक सॉल्व करनी होंगी, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जिनके डिस्कशन भी थ्रू वीडियो लेक्चर्स आई विल प्रोवाइड। सो विल डिस्कस दोज शीट्स और हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जो पहला टॉपिक है हमारी इस जर्नी का, दैट टॉपिक इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब ये यूनिट डायमेंशन आप कहेंगे सर इज इट दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक? सर्टेनली दोस्तों, कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी होगा उसका ना सिर्फ हमारी डे टू डे लाइफ में काम पड़ता है, बल्कि आपकी सभी एग्जाम्स के हिसाब से भी वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, यूनिट डायमेंशन क्या है? तो दोस्तों यूनिट्स की जरूरत हमको अपने सुबह उठते से दिन की शुरुआत से पता चल जाती है। आपके घरों पर अगर मान लीजिए आप पैकेज्ड मिल्क लाते हैं, आप पैकेट मिल्क के लाते हैं, या आपके घर पे कोई दूध वाले आते हैं आसपास के गांव से, तो आप दूध कौन सी यूनिट में लेते हैं? आप मान लीजिए कोई एक पैकेट लेते हैं, कोई वो देते हैं, तो आप जो दूध लेते हैं वो मिलीलीटर्स में या लीटर्स में लेते हैं। उनके पास नाप बने हुए होते हैं जो कि नाप आधे लीटर के होते हैं, तो ये लीटर क्या है? या फिर आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो कुछ स्पीड बता रहा है, तो वहां पे लिखा हुआ है 40, तो वो 40 कौन सी यूनिट में है? तो आप कहेंगे सर इट इज किलोमीटर पर आवर, तो आपको फिर से यूनिट की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों यूनिट का तो ऐसा है कि यूनिट्स की जरूरत तो हमें पड़ती ही है, बिना उसके काम नहीं चलता। और यूनिट हम लोग कब से यूज कर रहे हैं? तो इतिहास कहता है कि इवन बिफोर क्राइस्ट, ऑलमोस्ट 3000 साल क्राइस्ट के पहले से या 300 साल क्राइस्ट के पहले से यूनिट्स का मेजरमेंट का हम हिस्सा करते आ रहे हैं। पर दोस्तों जहां पर दुनिया में इतनी वैरायटी है, ना लैंग्वेजेस कॉमन है, ना वेशभूषा कॉमन है, ठीक है, ना अटायर कॉमन है, ना कोई एटिकेट्स कॉमन है, तो अगर मान लीजिए इतने सारे दुनिया में आज हम जिस कंट्री में रहते हैं उसमें इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतने तरह के कपड़े लोग पहनते हैं, इतने तरह के चेहरे होते हैं, वहां पर क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि कुछ यूनिट्स को कॉमन बनाने की बहुत जरूरत थी? और वो जरूरत पड़ती है। जैसे बचपन में हम लोग कई बार, आप लोगों ने भी ऐसे खेल खेले होंगे, हम लोग कई बार खेलते थे तो हमें कहा जाता था, हमसे पहेलियां पूछी जाती थी और उन पहेलियों में कहा जाता था
कि क्या आप एक 12 हाथ की मूर्ति को 4 हाथ के दरवाजे में से ले जा सकते हो? तो पुराना जो यूनिट का मेजरमेंट आया वो हाथ आया कि 1 हाथ की मूर्ति, तो ऐसे 12 हाथ की मूर्ति को 4 हाथ के दरवाजे से ले जा सकते हो। तो हम इसमें सोच में पड़ जाते थे कि 12 हाथ की मूर्ति है, बहुत ऊंची है, तो और दरवाजा तो 4 हाथ का ही है, कैसे निकलेगी? बाद में पता चला कि वो दरवाजा 4 हाथ का ऐसे ही नापा जा रहा था, लेकिन मूर्ति के 12 हाथ बना दिए थे। तो अगर मूर्ति के 12 हाथ बना दिए थे और दरवाजा 4 हाथ का था, तब तो निकाल सकते हैं, मूर्ति तो छोटी भी हो सकती है जिसके 12 हाथ हो सकते हैं। तो पहले जब ऐसी कुछ यूनिट्स लोगों को मेजरमेंट की जरूरत महसूस हुई, तो एक तरफ मैथ्स में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, काउंटिंग, ये सब शुरू हुआ। साथ ही में हमें ये जरूरत हुआ कि हमें कुछ वैल्यू पता होना चाहिए। तो पहले इसी तरह की यूनिट चली कि हम लेंथ ऑफ हैंड और स्पान ऑफ हैंड उसको एक यूनिट मानेंगे, तो ये एक यूनिट मानी। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अलग अलग लोगों के लिए ये लेंथ अलग अलग होगी। तो अगर अलग अलग लोगों के लिए लेंथ अलग अलग है, आपने यहां से मान लीजिए यूरोप को कंसाइनमेंट आपका एक्सपोर्ट कर दिया और उसमें मेजरमेंट आपने लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू 12 स्पान ऑफ हैंड, और वहां पे किसी दूसरे से नपवा लिया जिसके हाथों की लंबाई अलग है, तो फिर कैसे मेजरमेंट होगा? तो इसके लिए वी नीड टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, हमें एक किसी कॉमन कंक्लूजन पे आना जरूरी था। और वो जो कॉमन कंक्लूजन हुआ दोस्तों, तो दुनिया के लोग बैठे और उन्होंने एक चीज कहा कि भैया एक तो अपने को कुछ मानने की जरूरत पड़ेगी, जब तक हम एक कुछ नहीं मानेंगे काम चलेगा नहीं। तो वो जो माना गया उसे हम लोग अब पढ़ते हैं एसआई यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो ये जो एसआई यूनिट्स हैं ये हम लोगों को पढ़ना होते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि ये यूनिट किसको देना और नापना किसको, आप किसे नापते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना आता है कि हम लोग जो मेजरमेंट करेंगे, तो हम लोग मेजरमेंट करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज का। सो व्हाट वी मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। तो आपसे कोई कहे कि पहले तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कीजिए, तो इसकी डेफिनेशन होती है दोस्तों, यू शुड राइट डाउन, आपको लिखना चाहिए अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड and which is used or to express or explain laws of physics। एक ऐसी क्वांटिटी जिसे नापा जा सके और जो फिजिक्स के नियमों को एक्सप्लेन करने में काम पड़ती हो, ऐसे क्वांटिटीज को क्या नाम दिया हमने? फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज का करेंगे मेजरमेंट, और फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करेंगे तो उसे नापने के लिए लगेंगी यूनिट्स। दोस्तों हर चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, जैसे कुछ चीजों को आप नाप नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने खुश हैं, मान लीजिए कोई आप आज इतनी बड़ी जर्नी में फाइनली यू विल राइट योर जेई पेपर, और जब आप जेई पेपर लिखेंगे और जब जेई का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपको एक बहुत अच्छी रैंक मिल जाती है, जिस दिन आप रिजल्ट देखते हो बड़े सुबह से इंटरनेट पे इंतजार कर रहे हो, और आज रिजल्ट आया और आपने जैसे ही अपना रोल नंबर डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर एंटर की प्रेस की, आपको तुरंत एक रैंक मिली और आप सिलेक्ट हो गए, आप बहुत खुश हैं। उस दिन कोई आपसे आके पूछे कि आप कितने खुश हैं, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि आज मैं 500 ग्राम खुश हूं? तो ऐसा नहीं होता। खुशी, दुख, फीलिंग्स ये मेजरेबल नहीं है, और क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, फाइन। सो दीज कैन बी मेजर्ड। अब जब इनको नापना है तो आपको लगेंगी यूनिट्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो हिस्से होते हैं दोस्तों मेजरमेंट के। मेजरमेंट का पहला हिस्सा होगा आपका, एक होगी उसकी वैल्यू जिसे मैं कहूंगा न्यूमेरिक वैल्यू, और इसी को नाम दिया जाता है मैग्नीट्यूड। तो एक तो होगा उसका मैग्नीट्यूड, फाइन, और दूसरी होगी उसकी यूनिट। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे थोड़ा इस पर, दूसरी होगी उसकी यूनिट, सही है। अब दोस्तों ऐसा है कि एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि इन दोनों का प्रोडक्ट एन और यू का
दिस प्रोडी लर्न। तो जब आप इतनी सारी पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो बेसिकली ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनका क्लासिफिकेशन करने की भी हमें जरूरत महसूस हुई। तो वी फर्दर डिवाइडेड दीज फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू, हमने इन्हें दो में डिवाइड किया फर्दर। एक हम लोगों ने कहा, तो आप यहां तक लिख चुके हैं, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। फिजिकल क्वांटिटीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरी हम लोग कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो एक हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी हो गई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? तो दोस्तों जब एसआई वाले बैठे, देखो नियम बनाने पड़ते हैं दोस्तों। नियम ये बने हुए हैं, हमारे घर में बचपन से ये नियम बना हुआ है कि बड़ों को आप करके बोलना और बड़े छोटों को प्यार से तू करके बोल सकते हैं। तो बस अब ये नियम है, इसका कोई लॉजिक नहीं। पहले नियम ये बना होता कि बड़ों को तू करके बोल सकते हैं और छोटों को आप करके बोलना पड़ेगा, तो शायद आपके पेरेंट्स आपको बोलते कि आप क्या कर रहे हो, और आप पेरेंट्स को बोलते कि तू चुपचाप बैठ। पर हमारे यहाँ ये नियम है, हमको ये सुन के ही अजीब लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये क्लियर है कि बड़ों को आप करके बोलना और छोटों को तू करके बोला जा सकता है। अब वैसे ही हम यहाँ पर कहेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किन्हें मानना, तो बाय डेफिनेशन वी से कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। पक्का? अब ये कौन सी क्वांटिटी लेना, मैं मास को फंडामेंटल मानूं, लेंथ को मानूं, टाइम को मानूं, तो देखिए सबसे पहले तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज साइंस कम्युनिटी ने मान ली, और तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज साइंस कम्युनिटी ने जो मान ली, जिनकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनमें से एक है दोस्तों मास, दूसरी है लेंथ, आर यू गेटिंग इट, तीसरी है टाइम, फोर्थ इज योर। अब ये तीन बेसिक मान ली हमने कि ये तीन बेसिक क्वांटिटीज हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन बाद में अपने को महसूस हुआ कि और भी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो अब वो क्वांटिटीज कौन सी हैं? तो हम धीरे धीरे फंडामेंटल्स को बढ़ाते गए, और अब हम पढ़ते हैं कि टोटल हम 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें फंडामेंटल हम मानेंगे। इन दोस्तों 7 फिजिकल क्वांटिटीज में से 6 आउट ऑफ 7 आपको 2 साल के अपने करिकुलम में काम पढ़ने वाली है। एक क्वांटिटी ऐसी है जिसकी जरूरत हमको जेई सिलेबस में और स्कूल सिलेबस में उतनी होती नहीं, बट जस्ट हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो विल टेक अ ब्रीफ डेफिनेशन ऑफ दैट, उसका भी हम लोग एक समझ लेंगे। पर हमें और क्वांटिटीज ऐड करनी पड़ी, तो अब हम जानते हैं कि फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ इज योर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सिक्स्थ इज योर टेम्परेचर। इन 6 की तो हमें जरूरत पड़ने वाली है, आप साथ में लिखते जाइएगा। तो एक हम लोगों ने देखा मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, और 7th फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी जरूरत एज सच हमें पढ़ने वाली नहीं है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बात ठीक है? नाउ दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जैसे इसमें हम लोगों ने देखा कि भैया ये मास क्या है, तो आप मास क्या समझते हो? अच्छा, आपने एग्जांपल देखा होगा कि आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, मान लीजिए इफ यू वांट टू मेजर योर वेट, यू स्टेप ऑन अ वेइंग मशीन, और आप वेइंग मशीन पे जब खड़े होते हैं, व्हाट यू मेजर, व्हाट वेइंग मशीन प्रोवाइड्स यू रीडिंग ऑफ, वो आपको देती है कि यू आर 50 kg, 45 kg, 52 kg और 38 kg और somewhat like that. So kg, kilogram, is unit of force और it is unit of mass. ये मास की यूनिट है। तो मशीन आपको क्या रीडिंग देती है दोस्तों? आपका मास, वो 52 आपका मास है, वो 50 आपका मास है, 48 आपका मास है। आप बात समझ पा रहे हो? तो अब ये बात ये उठी कि व्हाट इज 1 किलोग्राम, इसके बारे में बात करना है हमें। व्हाट इज 1 मीटर, अपने को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना दोस्तों कि किसको 1 मीटर माने।
आपकी स्केल, ऑर्डिनरी स्केल जो आज तक आप अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में यूज करते आए, वो ऑर्डिनरी स्केल 15 सेंटीमीटर लेंथ की होती है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर ये क्या है? किस, कहीं तो 1 सेंटीमीटर को डिफाइन करना होगा ना, कहीं तो 1 मीटर को डिफाइन करना होगा ना, तो हमें वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी पढ़ना होगी। पर ठीक है, ये क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हमारी साइंस कम्युनिटी ये मानती है, हम लोग ये मानते हैं, हमने ये मान लिया है कि इनको डिफाइन करने के लिए किसी और क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन। अच्छा, तो इनको छोड़कर जो क्वांटिटीज हो गई वो सब कैसी हो गई? डिराइव्ड। वो क्यों डिराइव्ड हो गई? क्योंकि वो जितनी भी क्वांटिटीज होंगी बची हुई डिराइव, उन सबको बताने के लिए हमें इन क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज which are explained with the help of fundamental quantities. So these are quantities for explanation, लिख लीजिएगा, for explanation we require fundamental quantities. ये बात ठीक है, बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम इनकी काम नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ गई अपने को? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, जैसे एग्जांपल बताइए डिराइव्ड क्वांटिटीज के मुझे, तो आप बोलोगे सर इन 7 को छोड़ दो तो सभी तो डिराइव हो गई आपकी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। स्पीड, वेलोसिटी, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ठीक है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेन, जितनी क्वांटिटीज आप बोलते जा रहे हो, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वो सब क्वांटिटीज कैसी होंगी? डिराइव्ड, और उन्हें डिफाइन करने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। अब बात ये आती है दोस्तों कि ये 1 किलोग्राम मतलब क्या? तो देखिए, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनके लिए एक एक डेफिनेशन दी गई। वो डेफिनेशन याद करना मे बी रिक्वायर फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन, दैट टू क्वार्टरली पेपर, बट वो डेफिनेशन तो हम लोग स्टैंडर्ड हमारे टेक्स्ट में हुए, वो अपने को ऐसे कैसे याद रखना होती है। जस्ट टू टेक फ्यू एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं लेना चाहूं, तो जैसे 1 किलोग्राम मास हमने डिफाइन किया ऐसा दोस्तों कि पेरिस के पास में एक म्यूजियम है, उस म्यूजियम में प्लेटिनम इरिडियम का एक अलॉय का एक सिलेंडर रखा हुआ है, उस सिलेंडर को हमने मान लिया कि ये 1 किलोग्राम है। सो 1 kg इज व्हाट? इट इज अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स नियर पेरिस। वो पेरिस के पास में जो है वहां पे उसको 1 किलोग्राम मान लिया। ऐसे ही 1 मीटर की एक डेफिनेशन दे दी गई दोस्तों, ऐसे ही 1 सेकेंड को डिफाइन कर दिया गया। जैसे 1 सेकेंड डिफाइन किया गया है, 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल ऑफ 91926317770 वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम। यानी सीजियम एटम है, उससे रेडिएशन निकलती हैं, उन रेडिएशन के इस स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाइब्रेशन जितने टाइम इंटरवल में होते हैं उसे क्या कहेंगे दोस्तों? 1 सेकेंड। या 1 मीटर हमने डिफाइन कर दिया कि 1 सेकेंड के इतने हिस्से में जो लाइट ट्रेवल करती है वो 1 मीटर होगा। या क्रिप्टॉन 86 के डिस्टेंस का है वेवलेंथ, कितना डिस्टेंस कवर करती, कितनी वेवलेंथ मिलके 1 मीटर बनाती है। सो वी हैव टू स्टैंडर्डाइज अ डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि 2 पैरेलल वायर हो, उनमें 1 एम्पियर करंट हो, तो और अगर एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा हो तो वो एक दूसरे को इतने फोर्स से पुल करेंगे। तो दीज आर द डेफिनेशंस, दीज आर द स्टैंडर्डाइजेशंस। ये स्टैंडर्डाइजेशन होता है, एक बार कर दिया जाता है कि अब हम पूरी दुनिया इसी को 1 किलोग्राम मानेगी, पूरी दुनिया इसी को 1 मीटर मानेगी। सो दीज आर द स्टैंडर्ड डेफिनेशन यू विल गेट इन मॉड्यूल। स्टैंडर्ड टेक्स्ट आपको मिल जाएंगी, आपको स्कूल एग्जाम के लिए जस्ट यू नीड टू लर्न दोज डेफिनेशन, क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो डिफाइंड है, ठीक है, उनके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है बहुत गहरे, वो हम लोगों ने जस्ट एज्यूम कर लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जैसे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो, या लेंथ की बात कर रहे हैं, तो क्या लेंथ की कोई एक यूनिट होती है? नहीं, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स। FPS में फुट होती है, MKS में मीटर है, CGS में सेंटीमीटर है, SI वालों ने मीटर को माना हुआ है। डिस्टेंस, लेंथ बहुत छोटी भी नापनी हो सकती है हमें, आप अपने बालों की थिकनेस भी निकाल सकते हैं, माइक्रोमीटर के ऑर्डर के हमें डिस्टेंस भी नापने हो सकते हैं, लेंथ। और हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी निकालना होता है जो कि काफी बड़ा है।
किलोमीटर्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं और बहुत छोटे एंगस्ट्रॉम भी हैं। सो वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स हैं। और जब बहुत सारी यूनिट हैं तो यहाँ पे हम यूनिट्स लिखेंगे कैसे? तो हम लोगों को इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं दोस्तों, और उन सिंबल्स को हम लोग पढ़ते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में। वो सिंबल्स अब पढ़े जाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग सीखना चाहते हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ आप किसी भी यूनिट में नापिए, लेंथ आप मीटर में नापिए, सेंटीमीटर में नापिए, मिलीमीटर में नापिए, एंगस्ट्रॉम में नापिए, मास आप किलोग्राम में नापिए, पाउंड में नापिए, कैसे भी नापिए, लेकिन उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाएगा। तो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है जो हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों, टू राइट डाउन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो पुट अ हेडिंग इन योर कॉपी। आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने बता दी, डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन बता दी, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप एक हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। मैं जब तक ये मिटा देता हूं, सबसे पहले हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बताएंगे, सबसे पहले इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का, और इनकी मदद से फिर दूसरी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, चलिए वन बाय वन लेते जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले आया मास। क्या होती है एसआई यूनिट मास की? एसआई यूनिट्स स्टैंडर्ड किलोग्राम, और डायमेंशनल फॉर्मूला में इसके लिए वी विल यूज वन सिंबल एंड दैट सिंबल वुड बी एम, एम फॉर मास। ठीक है। सेकेंड हो गया आपका लेंथ। सबसे काम के तीन जो है वो सबसे पहले लिख रहा हूं, जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? मीटर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एल। डन। थर्ड इज योर टाइम, तीसरा समय है। आज तक समय की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आइंस्टाइन के हिसाब से, आइंस्टाइन ने फाइनली कहा कि समय की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आगे पढ़ेंगे, आते जाएंगी चीजें दोस्तों, पर ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड्स। ठीक है। डायमेंशनल सिंबल क्या है? टी। तो एमएलटी, एमएलटी ये बड़े काम के होते हैं तीन। सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा आया टेम्परेचर, जिसकी भी काफी जरूरत पड़नी है। हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। फिजिक्स को हम लोग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ऐसे क्लासिफाई करेंगे, तो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी काफी। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं दी है दोस्तों, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन दी हुई है। ठीक है। तो उसे हम लोग के से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ बुक्स में थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलेगा? के से लिख सकते हैं, है ना। फिर आया आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को फंडामेंटल माना है दोस्तों हमने, चार्ज को फंडामेंटल नहीं माना, करंट को फंडामेंटल माना है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। जैसे ये है केल्विन, ये है सेकेंड्स, ये है मीटर, ये है किलोग्राम, ये है एम्पियर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय ए, और कुछ बुक्स में इसके लिए आई भी यूज करते हैं, पर ए से हम लोग लिखेंगे। सिक्स्थ क्वांटिटी, 5 हो गई अपनी। सिक्स्थ क्वांटिटी है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके लिए यूनिट हम लोगों ने दी दोस्तों मोल। अरिश्योर? और मोल को हम लोग रिप्रेजेंट भी करेंगे दोस्तों मोल लिख के ही। डन। और सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी आपकी यहां पर होती है, चलिए मैं सेवंथ यहां लिख देता हूं। सेवंथ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, और इसको कभी लिखने की जरूरत पड़ेगी तो सीडी से ही लिखेंगे, लेकिन इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये आपको बहुत 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 रेयरली
आपको यूज में आएगी। ठीक है, खास 3 काम आएंगी एमएलटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। श्योर? तो ये 7 तो आपकी क्या हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी एसआई यूनिट्स और उनका डायमेंशनल सिंबल, ये उनका कह लीजिए ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, सो दीज आर डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट एंड क्वांटिटीज। डन, आगे बढ़े। अब दोस्तों इसमें 2 यूनिट हम लोगों ने ऐसे डिफाइन की जो फंडामेंटल में नहीं आती, 2 क्वांटिटीज उनको डिफाइन, वो है तो डिराइव्ड क्वांटिटीज लेकिन उनकी यूनिट्स हम लोगों ने थोड़ी स्टैंडर्ड डिफाइन की हुई है। तो उसमें एक होती है प्लेन एंगल की यूनिट, तो लिख लीजिएगा देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये आप लिख चुके होंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आप ये नोट डाउन कर चुके हैं, आप साथ साथ में लिखते जा रहे हैं मेरे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, देखो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सो वी हैव डिफाइंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और वो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उसमें एक हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल की। सो लिखेगा अपार्ट फ्रॉम 7 फंडामेंटल यूनिट्स, SI has defined 2 supplementary units also. तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में एक हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल, बाय डेफिनेशन ये होता है लेंथ अपॉन लेंथ, बाय डेफिनेशन ऊपर भी लेंथ आता है नीचे भी लेंथ आता है, तो कायदे से ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो अगर ऊपर भी मीटर में तो नीचे भी मीटर में, तो कुछ यूनिट मेजर करनी चाहिए क्या? नहीं, मीटर से मीटर विल गेट कैंसल्ड आउट। ओके, लेकिन इसको हमने यूनिट डिफाइन कर दी, तो इसकी एसआई यूनिट है रेडियन। तो प्लेन एंगल की एसआई यूनिट क्या बोलेंगे? रेडियन। ठीक है, और आप कहेंगे सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, नहीं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं दिया गया, तो जब कुछ नहीं दिया जाता है तो उसको हम लिख देते हैं m0 l0 t0, m की पावर में 0, t की पावर में 0, l की पावर में 0, t की पावर में 0। डन, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ है। डन, और दूसरा होता है दोस्तों सॉलिड एंगल, जिसकी हमें अभी 11th में तो कम लेकिन 12th में जरूरत काफी पड़ती है। प्लेन एंगल की तो हमें 11th में भी जरूरत पड़ेगी, पर सॉलिड एंगल की हमें 12th में जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और सॉलिड एंगल अगर 12th में जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, ये होता है लेंथ अपॉन लेंथ, ये होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन लेंथ का स्क्वायर। तो एरिया भी होता है बेसिकली लेंथ का स्क्वायर ही। अरे जैसे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस यानी लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर ही तो है, और नीचे भी आर स्क्वायर है यानी लेंथ का स्क्वायर है, तो ये भी ऊपर भी जो क्वांटिटी है नीचे भी वही क्वांटिटी है, तो इसकी भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, पक्का। लेकिन इसकी एक ऐसा यूनिट हम लोगों ने जरूर डिफाइन की, और वो हम लोग कहते हैं स्टेरेडियन, एंड इट इज हैविंग अगेन नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इसमें कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। आई बात समझ में? पक्का। सो दीज आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। तो 7 तो हो गई आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 हो गई आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बची हुई सारी आपकी क्या हो गई? डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला इस तरह से मैंने लिखा एम एल टी, कभी जरूरत पड़ने पे इसमें के भी आएगा, कभी जरूरत पड़ने पे एम्पियर भी आएगा, कभी जरूरत पड़ने पे मोल भी आएगा, हाँ या ना? इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं अ डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा कि ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, और इसमें एक टर्म हम लोग यूज करेंगे डायमेंशंस। वो डायमेंशंस क्या होते हैं दोस्तों? वो डायमेंशंस होंगे इनकी पावर्स। ये जो ऊपर पावर्स आती हैं, ये पावर्स क्या कहलाती हैं आपकी?
ये सारी जो पावर्स हैं ये पावर्स कहलाएंगी डायमेंशंस। पक्का? इज इट ओके? कुछ डाउट इसमें? श्योर? दोस्तों आपको अगर डाउट्स आए प्लीज डू मेल। आप वो डाउट्स का जो आपको लिंक दिया है जिसपे कि आप डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, यूज इट। आई लव टू गिव यू आंसर। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको आंसर दे पाऊं। आपको किसी भी टाइप का डाउट हो आप उस पर भेजिए, ठीक है? और एक चीज मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे कुछ चीजें डिमांड करूंगा इस प्रिपरेशन के दौरान। उसमें एक तो ऑब्वियसली कि आप ये कॉपी में नोट डाउन करते रहें, क्योंकि आखिरी में ये कॉपी ही अपने को जेई के पहले रिवीजन में बहुत काम आने वाली है। जब चैप्टर्स हो जाएंगे 30, पढ़ाई हो जाएगी 2 साल की, हजारों क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, सैकड़ों कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके होंगे, उसके बाद में कोई एक बुक नहीं होगी दोस्तों जिससे पूरा रिवाइज किया जा सके। वो अगर एक कोई सोर्स होगा जिससे पूरा रिवाइज किया जा सके वो आपकी कॉपी होगी। तो अपनी कॉपी बहुत ध्यान से बनाएं, ये बात ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ डाउट्स हो जरूर पूछिए। तो ये ML, TKA, मोल, these are symbols, standard physical quantities, fundamental physical quantities, A, B, C, D, E, F are the dimensions, वो पावर होती है। अच्छी बात ये होती है फोर्स आप चाहे न्यूटन में नापिए, फोर्स चाहे आप किसी और यूनिट में नापिए, फोर्स की यूनिट बदल सकती है पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। So you need to write it down. A physical quantity may have several units. A physical quantity can have several units, but a physical quantity has a unique dimensional formula. Master Stroke for IIT JEE. यूनिट्स हजारों हो सकती हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होगा। जैसे अगर मास आया तो मास में लेंथ, टाइम, केल्विन, एम्पियर, मोल की तो कुछ जरूरत ही नहीं है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सिर्फ m की पावर, लेंथ का l की पावर 1, टाइम का t की पावर 1। अब टाइम जिस यूनिट में नापना है नापो। इज इट ओके? पक्का? छोटी छोटी बातें दोस्तों पर ध्यान रखनी है। चैप्टर भी बड़ा खास है। चैप्टर जब से IIT ऑब्जेक्टिव हुई है तब से इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। मेंस में, फिजिक्स ओलंपियाड में, आपके बिट सेट में, आपके बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, ये वाले चैप्टर्स बड़े खास वेटेज लिए होते हैं। और जब से जेईई एडवांस्ड ऑब्जेक्टिव हुई है तब से जेईई एडवांस्ड में भी इनका वेटेज काफी ज्यादा होता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, यूनिट्स कैसे लिखते हैं, और डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। अब दोस्तों आप अपनी कॉन्सेप्ट शीट उठाएं, द कॉन्सेप्ट शीट यू आर हैविंग, और दोस्तों कॉन्सेप्ट शीट का पहला क्वेश्चन, उसमें ए से लेकर वी तक, मींस डब्ल्यू तक, मतलब 23 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला अब आपको लिखने हैं। दोस्तों इसमें से कुछ फॉर्मूले आपको हो सकता है आप अभी तक की क्लासेस में 10th तक के सिलेबस में पढ़ चुके हो, कुछ फॉर्मूले आपको हो सकता है काम आ गए हो। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो यू जस्ट रिक्वायर वन थिंग, कि आपको उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें कि बची हुई क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग लिखें। तो विल स्टार्ट विद सम बेसिक्स, कुछ बेसिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे। यू जस्ट होल्ड योर कॉन्सेप्ट शीट 1 इन योर हैंड। आप कॉन्सेप्ट शीट रखिए अपने हाथ में, यू जस्ट कीप योर कॉन्सेप्ट शीट 1 इन योर हैंड, और आप अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। अभी तक मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाया है, तो चलिए पहला आता है, लेट्स बिगिन। हमारा पहला सवाल, और फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालिए किसका? तो पहला सवाल है वेलोसिटी। कोई वेलोसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। तो सबसे सिंपल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आता है, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, कुछ भी हो, फॉर्मूला हमें याद आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दोस्तों L, टाइम का क्या होगा? T, क्योंकि डिस्टेंस को L से, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। मास इसमें है नहीं तो आखिरी में ब्रैकेट लगाएंगे, मास नहीं है ना तो मास को हम लोग लिखते हैं m0।
L की पावर है 1 और t जब ऊपर जाएगा दोस्तों तो उसकी पावर हो जाएगी -1। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? LT -1। ठीक है, अब स्पीड का भी यही होगा, वेलोसिटी का भी यही होगा, स्पीड ऑफ लाइट का भी यही होगा। दुनिया में कोई सी भी स्पीड होगी तो उसका फॉर्मूला यही होगा। बात समझ में आ गई? यूनिट कोई सी भी हो यही होगा। डन। सेकेंड केस एक्सेलरेशन। आप लोग भी फटाफट सॉल्व करते जाएं मेरे साथ, तो आपको भी मजा आएगा ये सब पढ़ने में। और दोस्तों फिजिक्स बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते थे बचपन में आप बताओ 9th क्लास में? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अच्छा तो एक बात बताओ ना, चेंज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होगा ना जो वेलोसिटी का होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का वेलोसिटी में से वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेलोसिटी ही तो आएगा, नहीं क्या? आपने 5 लीटर पानी में से 2 लीटर पानी निकाल लिया तो बचेगा 3 लीटर पानी। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 किलोग्राम पानी बच जाएगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? वेलोसिटी का ही जो होता है। वेलोसिटी का भी ऊपर लिखा हुआ है, कितना होता है? LT -1। m की पावर 0 है ना, तो लीव इट नाउ, लीव इट फॉर नाउ। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। टाइम, अच्छा टाइम इंटरवल का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होगा? टाइम का ही होगा। तो ये भी हो गया टाइम। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? LT -2। अभी हम जब ये चैप्टर थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे ना, और तो मैं आपको सिखाऊंगा IIT के कई सवाल जिनका दूर दूर तक इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस चैप्टर की मदद से हम लोग उनको ओरली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस चैप्टर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हाँ, सो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT -2। ऐसे बॉक्स में लिख दीजिए, पक्का? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा उसने मोमेंटम। मोमेंटम का कोई फॉर्मूला याद कीजिए, थोड़ा सा 9th क्लास में जाइए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा चलिए बताइए, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, मास फंडामेंटल है क्या? हाँ, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m। वेलोसिटी फंडामेंटल है क्या? नहीं, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये रहा, यहां पे रख दूं तो ये हो जाएगा, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m की पावर 1 और वेलोसिटी मैंने यहां से रख दी L1T -1। तो ये किसका आ गया तुम्हारा? मोमेंटम का। नेक्स्ट क्वांटिटी पढ़ते चलो दोस्तों, अपने को तो 23 फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं अभी। ठीक है, होती तो 100 से ऊपर है, सब अभी लिखवाऊंगा नहीं, आप बोर हो जाओगे, क्योंकि आपको वो क्वांटिटीज का कहीं दूर दूर तक सुना ही नहीं और बोलोगे सर ये कौन सी अजीबोगरीब क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखवा रहे हो आप। मैं काम के लिखवाऊंगा जिनकी जरूरत है। इंपल्स, इंपल्स को कैसे डिफाइन करते थे याद करो जरा। इंपल्स को 9th में ऐसे सवाल करते थे ना कि जब हम थोड़ी ऊंचाई से सैंड के ऊपर कूदे तो पैर पे कम क्यों लगती है, लेकिन हार्ड कंक्रीट फ्लोर पे कूदे तो ज्यादा क्यों लगती है? आप बोलोगे क्योंकि सैंड पे कूदे तब भी मोमेंटम में चेंज उतना ही आता है जितना कंक्रीट फ्लोर पे आता है, लेकिन कंक्रीट फ्लोर पर टाइम कम होता है तो फोर्स ज्यादा लगता है। याद आ रहा है क्या? तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं दोस्तों इंपल्स के। फॉर्मूला नंबर 1 इसको निकाल सकते हैं फोर्स इनटू टाइम से भी, और फॉर्मूला नंबर 2 इसको निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम से भी। चेंज इन मोमेंटम, तो अब तो आपको बात समझ में आ गई कि सर ये तो चेंज इन मोमेंटम है ना, तो चेंज इन मोमेंटम है तो चेंज का तो डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो किसका होता है? मोमेंटम का। तो बस जो मोमेंटम का है वही लिख दो सर आप तो। सही बात है, बिल्कुल सही। तो यहां पर m1 L1 T -1 होगा। एक बार IIT में भी ये पूछा जा चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? सेम। तो अगर उसमें एक ऑप्शन दिख जाए मोमेंटम और इंपल्स तो लगाना कि बिल्कुल होता है, कि जो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही किसका होगा? इंपल्स का, क्योंकि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है। आई ना बात समझ में? पक्का? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी बताइए, ई वाली, फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का कोई फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला याद कीजिए। फोर्स का सबसे सिंपल फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए m, एक्सेलरेशन का यहां निकाला हुआ है lt माइनस 2, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा m1 l1 t माइनस 2, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2। डन, पक्का, कोई डाउट तो नहीं? अब मैं ऊपर से एक एक करके मिटाते जाऊंगा, एक एक करके लिखते जाऊंगा। हमको 23 फिजिकल क्वांटिटीज तक जाना है दोस्तों। हेडिंग भी हटा देता हूं। तो नेक्स्ट इज योर प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए जरा। प्रेशर का कोई फॉर्मूला याद कीजिए, फिर से 9th क्लास में जाइए। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सही है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, अभी निकाल लिया हम लोगों ने फोर्स का। कितना होता है? m1 l1 t माइनस 2। फोर्स का कैसे आया था? मास इंटू एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का कैसे आया था? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। मैं सीक्वेंस में ले जा रहा हूं, पक्का ना? आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बड़ा सिंपल है दोस्तों। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से यूज कर लीजिए, m1 l1 t माइनस 2। एरिया, ओके। आप बोलोगे सर एरिया के तो बहुत सारे फॉर्मूले। किसका एरिया पूछ रहे हो आप? स्क्वायर का पूछ रहे हो, रेक्टेंगल का पूछ रहे हो, आप पैरेललोग्राम का पूछ रहे हो, आप ट्रेपेजियम का पूछ रहे हो, कि आप सर्कल का पूछ रहे हो? कौन सा एरिया पूछ रहे हो आप? आपको जो याद आ रहा है लगा दो। सबका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है? सेम। एरिया कोई किसी का भी निकाल रहे हो अपन, ठीक है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो आपको जो एरिया का पहला फॉर्मूला याद आए वो निकालो। और सबसे बढ़िया एरिया का सबसे छोटा फॉर्मूला कौन सा याद आएगा दोस्तों? स्क्वायर का एरिया, लेंथ का स्क्वायर। सही है ना? तो लेंथ का स्क्वायर भी वही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी वही है, लेंथ इंटू लेंथ। पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, सो रेडियस इंटू रेडियस भी वही है। सम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो सम पैरेलल साइड का मतलब लेंथ है, हाइट लेंथ है, तो फिर से लेंथ इंटू लेंथ है। तो एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू लेंथ। तो यहां पे हम लिखेंगे L इंटू एल, तो हो जाएगा L स्क्वायर। तो देखो अब ऊपर है m1 l1 t माइनस 2 और नीचे है L स्क्वायर। अब थोड़ा सा छोटी क्लास का मैथ्स ध्यान कीजिए। पावर में 1, यहाँ पे 2, बेस सेम हो और डिवीजन हो तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है? मैथ्स की गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? m1 l माइनस 1 t माइनस 2। डन, आगे बढ़े। तो हम 6 तक आ गए दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए क्या होता था? आपने 9th में पढ़ा हुआ है, आपको याद आएगा। देखो मैं आपको 9th 10th के बहुत सारे फॉर्मूले आज याद करवा दूंगा वापस। बहुत सारे फॉर्मूले, तकरीबन जितने जितने आपने पढ़े ना 9th 10th में फिजिक्स में, सारे फॉर्मूले आज आपको रिवाइज करवा दूंगा एक ही बार में। और काम क्या होगा अपना? अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, ठीक है? जरूरत पड़ेगी, पक्का पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों? हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अच्छा चलो, हाफ का डायमेंशन, हाफ तो सिंपल एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, उसकी कोई यूनिट है क्या? नहीं, तो उसको डायमेंशन में काउंट नहीं करना। सही है। तो दोस्तों ये डायमेंशनल फॉर्मूले की एक लिमिटेशन भी है, ये एक रुकावट भी है, ये एक समस्या भी है कि अगर किसी को गलत फॉर्मूला याद आ गया ना, mv स्क्वायर, मान लो उसको हाफ याद ही नहीं आया, या उसको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कुछ तो भी अजीब से याद आ गया कि 2mv स्क्वायर, तो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा, क्योंकि इसको वो कांस्टेंट से मतलब नहीं होता। यहां पे जो कांस्टेंट यूज हो रहा है ना, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा और 2-3 एस्ट्रिक लगा के लिख लेना, 3 सितारे मार लेना दोस्तों। 3 सितारे मार के क्या लिखोगे? कि ये एक कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका कि कोई डायमेंशन नहीं है। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। मास का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला था? मास का m, और यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो पहले तो वेलोसिटी का लिखो। देखो अपनी कॉपी में वेलोसिटी का क्या लिखा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो ये था LT माइनस 1 का स्क्वायर, अरे पक्का LT माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखो L की पावर 1 है तो फिर से प्रॉपर्टी लगाए, तो A की पावर M की पावर N, M इंटू N मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा M1 L2 T माइनस 2। आई ना बात समझ में? ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? काइनेटिक एनर्जी का। इंटरेस्टिंगली कोई सी भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला यही आएगा, कोई सी भी एनर्जी हो। इंटरेस्टिंगली वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी यही आएगा। कैसे? क्योंकि वर्क डन आगे वैसे शायद आ जाएगा इसमें वर्क, पर चलो ना आए तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 9th में क्या पढ़ा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था अभी अपन ने, ML T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है तो उसका एक L, तो वो भी हो जाएगा ML2 T-2। अरे यार ये बात समझ में? पक्का? तो ये काइनेटिक एनर्जी का आ गया, यही वर्क का हो जाएगा। नेक्स्ट आया दोस्तों पावर। पावर कैसे डिफाइन करते हो? एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या? हाँ है, अभी लिखा। कितना होता है? ML2 T-2 अपॉन में टाइम एक और आया, तो ये T की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और सब्ट्रैक्ट करोगे, -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ML2 T-3। बोलो हाँ या ना? पक्का? ये पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेंसिटी। चलिए डेंसिटी, डेंसिटी का कोई फॉर्मूला याद कीजिए। डेंसिटी का, तो डेंसिटी का कोई फॉर्मूला याद आया दोस्तों? मास अपॉन वॉल्यूम। अरे बोलो ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मास बाय वॉल्यूम, तो उसको लिखेंगे, मास का तो है अपने पास दोस्तों, कितना है मास का? M, ठीक है। अब नीचे आया वॉल्यूम, वॉल्यूम का कोई फॉर्मूला याद करो, कोई सा भी याद कर लो। कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, LBH क्यूबॉइड का, एनी वॉल्यूम, दे ऑल हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। कितना होता है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला? लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। सही है? तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, ये हो जाएगा लेंथ का क्यूब, यानी ये हो जाएगा M1 और L की पावर -3। नहीं यही क्या बात समझ में आ रही है? पक्का? इफ यू हैव एनी डाउट डू मेल मी। फाइन। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब थोड़े अलग अलग टाइप के आएंगे दोस्तों, है ना, जिनके लिए शायद मेरी जरूरत थोड़ी अब आपको ज्यादा पड़ेगी। अभी तक की क्वांटिटीज ऐसी थी जिनका आपने कोई ना कोई फॉर्मूला तो 9th-10th में पढ़ लिया था, लेकिन अब क्वांटिटीज ऐसी आएंगी जो शायद आप लोगों ने 9th-10th में ना भी पढ़ी हो, पर कुछ तो अभी ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। आप अपनी शीट में भी देखते जाइए, और अगर आपको ये बनते जा रहे हैं और पीछे से आंसर आपके मैच होते जा रहे हैं तो आप आगे लिखते जाओ, ठीक है। जितने फॉर्मूले आपको याद आए, खुद से सवाल होना सबसे बड़ी अपने लिए गेटिंग होती है दोस्तों, कि हमसे सवाल बन रहे हैं, ठीक है, और वो बनेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई फॉर्मूला याद करो जिसमें जी आता है, कोई फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जिसमें जी आता है कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है? F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R²। याद आ रहा है क्या? 9th की चीजें याद है? तो हो जाएगा F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाय R²। तो यहां से G का फॉर्मूला क्या बना सकता हूं? F इंटू R², इसको उधर ले जाऊं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो F इंटू R² अपॉन M1 M2। पक्का? अब लिखो जरा डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का लिखो, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था MLT-2 R²। R इज डिस्टेंस, दो मासेस के बीच में डिस्टेंस,
तो उसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर। तो यहां पे आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में m1 m2, ये दोनों मासेस है ना, तो मासेस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम m इंटू एम। तो एक m से तो बढ़िया ये वाला m उड़ाओ। अब ये m बचा दोस्तों, तो इस m के पावर में क्या आएगा, -1। अच्छा l यहां से 1 है और यहां से 2 है, ठीक है। जब 8th तक मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की हुई है तो उसमें ऐसा नियम आता था, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। सो इफ बेसेस आर इक्वल यू नीड टू ऐड पावर्स, आपको पावर्स क्या करनी होंगी, ऐड करनी होंगी। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो L1 L2 कितना हो जाएगा, ये L क्यूब। सो दिस इज L क्यूब एंड T एज इट इज -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया दोस्तों किसका, G का। अरे पक्का। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, के में है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अब आप बोलोगे सर ये कौन सी टर्म होती है, नहीं ये तो हमने आज तक नहीं सुनी। देखिए सरफेस टेंशन वो एक अनोखी प्रॉपर्टी है जो हमको 11th के सिलेबस में इस साल थोड़ा बाद में पढ़ना है, तकरीबन 5-6 महीने पढ़ने के बाद। पर ये एक प्रॉपर्टी जिसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ले लेता हूं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जब आप बबल बनाते हो तो वो बबल बनता है, सोप सॉल्यूशन में डिप करते हो, बबल बनाते हो, ऐसे खिलौने आते हैं ना बच्चों के, तो बबल बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली स्फीयरिकल शेप ले लेता है। ऐसा क्यों होता है कि गर्म सूप, हॉट सूप टेस्ट बेटर देन अ कोल्ड सूप, गर्म सूप जो है वो ठंडे सूप से ज्यादा टेस्ट देता है। तो इन सब प्रॉपर्टी के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है सरफेस टेंशन। अभी हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, वो बाद में पढ़ेंगे, पर इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप कुछ कर सकेंगे। तो सरफेस टेंशन, इसके डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब चलो इतना मैंने बता दिया, अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो क्या मुझे फोर्स अपॉन लेंथ का? बिल्कुल बता दोगे। अब तो आप बोलोगे सर फोर्स का तो पता ही है अपने को, कितना होता है फोर्स का बताओ, तो आप बोलोगे सर mLT -2, अभी पढ़ रहे थे अपन, अपॉन लेंथ, तो ये लेंथ से लेंथ जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका MT -2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया दोस्तों, सरफेस टेंशन का। इज इट ओके? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओहो अब तो खतरनाक फॉर्मूले आ रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो सरफेस टेंशन को हम लोग जनरली T से रिप्रेजेंट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम लोग लिखते हैं बाय ईटा, ये भी एक ग्रीक सिंबल है। अब आप बोलोगे सर इसका कौन सा फॉर्मूला है? दोस्तों हर एक का मैं आपको एक एक मजेदार किस्सा भी बताते जाऊंगा साथ साथ में। जैसे सरफेस टेंशन का मैंने आपको बताया कि बबल स्फीयरिकल क्यों हो जाते हैं, है ना, सूप, गर्म सूप अच्छा क्यों लगता है ठंडे से। ऐसे विस्कोसिटी का एक केस बताऊं बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बारिश के मौसम में आपके ऊपर बूंदें गिरती हैं, वो बूंदें बादल से जब गिरती हैं तो लगातार स्पीड अप होते जाती हैं या कुछ कांस्टेंट स्पीड से गिरती हैं? तो केस ऐसा हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा थोड़े दिनों बाद। अगर मान लो बादल से वो बूंद गिरे और लगातार कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से गिरते रहे, तब तो आपको बारिश में खेलने के मजे ही नहीं आएंगे। आप बारिश में बाहर निकलोगे, बूंदे आपके ऊपर इतनी ज्यादा स्पीड से गिरेंगी कि आपके सिर में, खोपड़ी में ऐसे छेद होने लग सकते हैं। क्यों? आपने छाता खोला तो वो छाते में छेद हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो सिर्फ गिराते रहो फ्री फॉल तो उनकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी। पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही वो बूंद बादल से गिरना शुरू करती है, अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे खींचती है, अर्थ नीचे पुल करती है, तो उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस है वो किधर एक्ट करने लगता है? ऊपर। तो वो जो एयर रेजिस्टेंस है, वो जो फोर्स है, वो ऊपर लगता है, और जिसके कारण वो बूंदे तकरीबन काफी जल्दी एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेती हैं। तो वहां जो प्रॉपर्टी काम आती है एयर की, वो प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का अपना एक रोल है। आप कहेंगे सर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालें? हाँ, वो मैं आपको बता देता हूं।
I just need to provide you a formula for calculation of eta, and that formula is viscous force जो होता है वो 6 पाई ईटा आर वी होता है। आर यहां पे किसी बॉल की रेडियस है, वी उसकी स्पीड है, ईटा तो मैंने आपको बोल दिया, और ये फोर्स है। अब आप बोलोगे सर विस्कस फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? तो दोस्तों दुनिया में कोई भी फोर्स हो सबके डायमेंशन सेम ही होते हैं। कोई भी फोर्स हो सबके डायमेंशन सेम होंगे, एम एल टी माइनस टू, ये सबकी एक ही कहानी है, ठीक है। तो ऐसा हर फोर्स का नया नया डायमेंशन नहीं निकालना, पक्का? नहीं तो एक गड़बड़ होती है, सर ये विस्कस फोर्स आया इसका क्या करूं, सब मैग्नेटिक फोर्स आया इसका क्या करूं। तो दोस्तों जिसे एक फॉर्मूला हमने ये लिखा, एफ यहाँ पे विस्कस फोर्स है और किसी भी तरह का फोर्स हो तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आने वाला है, सेम। तो देखो ईटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना दोस्तों, फोर्स अपॉन ईटा को छोड़ के बचा हुआ सब कुछ नीचे ले जाओ, 6 पाई आर वी। अब चलो एक एक का डायमेंशनल फॉर्मूला रखते जाते हैं, है ना। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल चुके हैं, एम एल टी माइनस टू, तो यहां पे होगा एम एल टी माइनस टू। 6 का नहीं आएगा, पाई का नहीं आएगा, आर का रेडियस है, रेडियस यानी कि लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ, वी स्पीड है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा वो एल अपॉन टी यानी एल टी माइनस वन लिखा था ना दोस्तों। तो यहाँ पे लिखो एल टी माइनस वन। अब थोड़ा बस जमा लो इसको, एक एल से एल कैंसल, m तो रहेगा अपना, तो m की पावर क्या हो जाएगा 1। l देखो l ऊपर तो अब बचा नहीं, नीचे बचा है और नीचे की पावर 1 है, लेकिन लिखते ऊपर ले जाकर है, तो अपन क्या लिखेंगे इसे, मतलब हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, m1 l माइनस वन। और t देखो ऊपर -2 है दोस्तों, और नीचे से -1 जब ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, तो t की पावर में भी क्या आ जाएगा -1। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 l1 l -1 t -1। आ रही है बात समझ में? तो अभी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं दोस्तों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। अब अगर देखें तो नेक्स्ट अपना जो था वो था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम है ये तो तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, t। चलो आगे बढ़ते हैं, हर चीज लिखवाऊंगा भी नहीं, है ना, इतना आसान है ये तो। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते थे तुम लोग, याद करो, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ साइकिल्स का तो कोई मतलब होता नहीं, तो नंबर है, नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, सही है। अपॉन में टाइम, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा टाइम की पावर -1। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। राइट डाउन कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। इज 1/t, और t का तो t ही था, तो ये t -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैस कांस्टेंट, ओहो नया आया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब देखो थोड़ा अभी तक एमएलटी में काम चल गया ना आपका, अब आगे बढ़ाता हूं। एक फॉर्मूला पढ़ते हैं दोस्तों, काफी ज्यादा जरूरत भी पड़ती है, केवीपीवाई वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप 11th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिजिक्स में भी बाद में पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि जैसे कोई एक गैस है, गैस कांस्टेंट का लिखें कि एक गैस है, उसको एक कंटेनर में हम लोगों ने रखा, ठीक है। तो उसके मॉलिक्यूल्स चलते फिरते रहेंगे ना, गैस है तो एक दूसरे से टकराएंगे भी, दीवारों से भी टकराएंगे, सब कुछ होगा। तो उसके कारण जब वो दीवारों से टकराते हैं तो दीज पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, दे एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर। वो इस कंटेनर की दीवारों पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो उस फोर्स अपॉन एरिया से इस गैस का क्या होता है, एक प्रेशर। इस कंटेनर का एक वॉल्यूम है, वही गैस का वॉल्यूम होता है, और इस गैस का एक टेम्परेचर भी होता है। इसमें ऐसा थर्मोमीटर लगा दोगे ना तो वो थर्मोमीटर की एक रीडिंग आएगी, तो इसका क्या है, एक टेम्परेचर भी है, सही है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऐसा है।
और इस गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग नापते हैं मोल में। थोड़ा मोल आपको शायद 9th क्लास का ध्यान आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालते थे। तो इन सबको एक आइडियल गैस में रिलेट करने का फॉर्मूला होता है। अगर गैस को हम आइडियल माने, फिजिक्स केमिस्ट्री में हम कई सारी चीजें दोस्तों अभी आदर्श मान के ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो आपको एक्सपेरिमेंट की काफी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम आइडियल गैस माने तो आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है दोस्तों, और वो इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे सर इसमें कौन सी टर्म क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। P क्या है दोस्तों, प्रेशर। V क्या है, वॉल्यूम। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। R क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये बात ठीक है। तो इससे R का फॉर्मूला क्या हो गया, तो R का हो गया PV अपॉन NT। अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, हाँ। प्रेशर का लिखा था, अभी लिखवाया था मैंने आपको। कैसे निकाला था प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। लिख दो डायरेक्टली, कॉपी में देखिए। फोर्स का था ML-T-2 बाय एरिया किया था, तो ये आ गया था ML-1T-2। ये प्रेशर का है। इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की भी अभी जरूरत पड़ी थी दोस्तों डेंसिटी का निकालने के लिए। वॉल्यूम का क्या आया था अपना, L3। तो यहां पर L3 आ गया वॉल्यूम में, अपॉन ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे मोल भी आ सकता है, और कुछ बुक्स में 1 मोल के लिए करते हैं तो इसको लेते भी नहीं, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है। और टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, केल्विन, तो उसका K आएगा। जमा लेता हूं मैं इसको, तो देखिए ये L3 है और ये L की पावर -1 है। तो ये हो जाएगा ML2T-2, नीचे से आएगा मोल -1 और K -1। ये बात ठीक है। तो ML2T-2 मोल -1 K -1। कुछ बुक्स में हो सकता है कि मोल वाली टर्म ना हो, कई बार उसको नहीं भी लेते क्योंकि वो पर मोल निकाल लेते हैं, पर अपने को वैसे लेना चाहिए क्योंकि n मोल से वो यूनिट में आता है, ठीक है ना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये गैस कांस्टेंट का आ गया। फिर आया P वाला इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, A। तो फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबसे पहले अपन ने डिफाइन किया, उन्हीं के आधार पे तो बाकी सब कर रहे हैं। पहले कुछ फंडामेंटल माना, तब जाके तो बचे हुए सवाल कर रहे हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया अच्छे से, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। PV इक्वल टू nRT से R का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे। और भी दोस्तों पूरे 2 साल के फिजिक्स में जहां जहां जरूरत पड़ते जाए, जहां जहां जरूरत पड़े, कोई फॉर्मूला सामने देखो और उसमें कोई कांस्टेंट देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने की कोशिश जरूर करना, ठीक है। दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन अ मच बेटर वे, बिकॉज एट द एंड व्हाट मैटर्स इज आवर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, तो यहां पर अब नेक्स्ट आता है दोस्तों चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, चार्ज का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई डेफिनेशन है क्या। तो आप बोलोगे सर चार्ज की नहीं, लेकिन करंट की डेफिनेशन है। करंट की आपने पढ़ी है 10th क्लास में। अब मैं देखो अभी तक 9th के फॉर्मूले यूज कर रहा था ना, अब 10th पे आ गया। चार्ज की कोई डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी, करंट की पढ़ी है क्या, फॉर्मूला। तो करंट का फॉर्मूला था आपका Q/T, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो Q/T, तो उससे चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया अपना, अब एक तरह से करंट इनटू टाइम। अच्छा, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, करंट तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला A, और टाइम का हो गया T, तो इसका हो जाएगा सिंपल AT। अरे बोलो, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे। आई होप आपको डेफिनेटली याद आ जाएगा। ये वाला मैं मिटा देता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा ऐसा सोचिए। तो पोटेंशियल को डिफाइन किया था, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने कुछ इस तरह की डेफिनेशन 10th में पढ़ी है।
इन सब की बड़ी ही रेक्टिफाइड और एक्यूरेट डेफिनेशन दोस्तों अभी 11th में मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजों की 11th-12th में। काफी डेप्थ में हमें पढ़ना है दोस्तों, पूरे डेप्थ में पढ़ना है। आई टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स हैव डन वंडरफुली वेल। जो क्वेश्चंस अभी करवा रहा हूं ये बड़े काम के हैं, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। 40 सवाल अगर जेई एडवांस के पेपर में आते हैं, 40 में से अभी तक जनरली देखा है कि 20 to 23 प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं आउट ऑफ 40 जिनके पैरेलल क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए हुए होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन हम सब चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ी बेसिक डेफिनेशन याद करते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे पक्का? तो ये क्या है? वर्क अपॉन चार्ज। तो फॉर्मूला हमारा बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, नंबर चल रहा है दोस्तों अपना Q के बाद में आया R, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। अब जरा सोच के बताइए वर्क डन का कोई फॉर्मूला पढ़ाए? क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्मूला याद आया? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, mL2T-2। तो यहां पे आ जाएगा mL2T-2। आप बोलोगे सर आपको सारे याद है क्या? मैं बोल रहा हूं नहीं, मजे की बात यही तो है, लेकिन मैं बहुत तेजी से सॉल्व कर रहा हूं। वर्क डन क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का याद है? हाँ फोर्स का याद है, mL2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L, ठीक है? तो mL2T-2 है ना, अपॉन चार्ज। चार्ज का ऊपर लिखा हुआ है AT, तो कितना हो जाएगा ये M1L2 रहने दो। अच्छा T ऊपर -2 है, नीचे 1 है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो -1, तो हो जाएगा T-3, और A यहाँ पर 1 है तो इधर हो जाएगा A-1। तो पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्लियर हो गया, M1L2T-3 A-1। इज इट डन? पक्का? नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस। ओके, एनी फॉर्मूला? आप बोलोगे सर दो है। एक तो ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। बहुत बढ़िया, वही यूज कर लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट पोटेंशियल का निकाला, करंट तो है फंडामेंटल, तो वी इक्वल टू आई आर यूज कर ले। चलिए बहुत बढ़िया। तो एस पे आ गए हम लोग रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस को मैं कहूंगा आर को लिखेंगे वी बाय आई। चलिए वी का अभी लिखा दोस्तों, M1L2 T-3 A-1 अपॉन में करंट A। तो सॉल्व किया, M1 ठीक है ना, L2 ठीक है, T-3, और A ऊपर -1 था, नीचे से भी -1 जाएगा, मतलब 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सही क्या? तो ये हो जाएगा A-2। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। इज इट ओके? अब तो आई होप आपको पक्का क्लियर हो गया कि सर बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी काम तो अपन सब निपटा लेंगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, है ना? तो फॉर्मूला पता हो तो बाकी काम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहां तक का मैं मिटा देता हूं दोस्तों। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट अपना है, नेक्स्ट इज योर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, सो रेजिस्टिविटी T इसको हम लोग पढ़ते थे रो से। कोई फॉर्मूला याद कीजिए ना, 10th का पढ़ा हुआ याद आ जाएगा, बड़े आसानी से याद आ जाएगा दोस्तों। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग कहते थे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाय A। Are you able to recognize it? Yes. R is equal to rho L by A. तो रेजिस्टेंस होता है रो रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाय एरिया। तो इससे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में लेंथ। अरे पक्का? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M1L2 T-3 A-2। ये वाला A एम्पियर का है और ये वाला A एरिया का है। ऐसा मत कर देना कि ये A और ये A सर सेम है तो इसको भी मैं A लिख देता हूं, नहीं भैया, ये गलती नहीं करना, ठीक है?
थोड़ा सा बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, ओके। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे ए एम्पियर का है, अच्छा ये ए एरिया का है, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लेंथ का स्क्वायर, तो ये होता है एल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में नीचे है लेंथ, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल, एल से एक एल जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे एल में 2 है, ये 1 और ऐड हो जाएगा, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, ये बात ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे तो m1 L2 और 1 मिलके 3 t-3 पड़े रहने दो, a-2 रहने दो, तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दोस्तों आपको मैंने कहा था कि देयर आर 23 डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटिंग, हाँ, तो हम इतने सारे डायमेंशनल फॉर्मूला तो निकाल रहे हैं, इसके अलावा भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। आप ये समझ पा रहे होंगे कि यू जस्ट नीड वन फॉर्मूला जिससे कि आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें बी आता था, 10th का कोई फॉर्मूला याद कीजिए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का कोई फॉर्मूला याद कीजिए। लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद आ रहा है? 4 फिंगर फॉर फील्ड, सेंट्रल फिंगर फॉर करंट, सो F फॉर फील्ड, C फॉर करंट, तो थंब किधर आता था, फोर्स। तो अगर एक करंट कैरिंग वायर आपका इस साइड है, फील्ड आपकी तरफ है, तो फोर्स किधर आएगा, ऊपर। अरे पक्का ना? तो अगर उस हिसाब से देखो तो एक फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों हम लोगों ने 10th में, शायद हो सकता है ये पढ़ा ना हो, पर मैग्नेटिक फोर्स होता है BIL। यहाँ पे B होती है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, L है लेंथ और ये फोर्स है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फोर्स तो कोई सा भी हो दोस्तों, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहता है। फोर्स का थोड़ी बदलेगा, फोर्स का नहीं बदलेगा, तो फोर्स का क्या पढ़ा हुआ है दोस्तों, अब तो इतनी बार याद हो चुका है कि आप तो पढ़ते 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 आपको लगा हो सर फोर्स तो इतनी बार यूज कर लिया कि ऐसा लग रहा है बचपन में पढ़ा था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये m1 L1 t-2, सही है। I करंट, करंट तो फंडामेंटल ही है, उसका तो डिफाइंड है A। लेंथ फंडामेंटल ही है L, तो ये L से L भी कैंसल, तो ये हो जाएगा m t-2 a-1, क्योंकि ये जब नीचे का a ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, a-1। पक्का दोस्तों? 2 और बचे अपने, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी शीट का कंप्लीशन पे आ चुके हैं और हम अपने पहले टॉपिक के कंप्लीशन पे भी आ चुके हैं। जस्ट मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आई टुक अराउंड मोर देन 20 प्रॉब्लम्स कि हाउ टू राइट डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे ही एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बहुत सारे सवाल करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग इस तरह से सीखते जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कि ये कौन सी चीज आ गई और ये क्या खतरनाक बात है। तो इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, आपने 10th के फिजिक्स में पढ़ा होगा दोस्तों कि हैव यू रेड अबाउट मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्या आपने मोटर के बारे में पढ़ा था? तो मोटर में क्या होता था, याद कीजिए थोड़ा सा, कि इलेक्ट्रिक मोटर में अपने नॉर्थ साउथ कॉइल होती थी, मैग्नेटिक कॉइल्स होती थी, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड आती थी, हम करंट पास करवाते थे कॉइल में से तो वो कॉइल रोटेट करने लगती थी, ठीक है। तो वो जो करंट कैरिंग कॉइल जो होती है ना दोस्तों, करंट कैरिंग कॉइल, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वो कॉइल होती थी, उस पे हम मैग्नेट ले जाते थे तो उसमें करंट आने लगता था, याद कीजिए। तो वो जो करंट कैरिंग कॉइल होती है ना, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये एक मैग्नेट जैसा बिहेव करती है। और मैग्नेट जैसा बिहेव करती है तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो 2 पोल है ना, 2 पोल है, इसलिए नाम क्या दिया गया, डायपोल।
तो उसका एक मोमेंट आता है, डायपोल मोमेंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं इसके कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसको रिप्रेजेंट जनरली किया जाता है m से, और इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक तो नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू करंट I इंटू एरिया A। अच्छा, अब ये तो नंबर ऑफ लूप्स है ना, तो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, 2 लूप, 4 लूप, 5 लूप, तो ये लूप कोई यूनिट थोड़ी है, ये तो नंबर है। सो 2 लूप्स, 3 लूप्स, 4 लूप, दीज आर नंबर्स। हाँ, तो नंबर का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं। करंट का होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या होता है करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला? ए फंडामेंटल है, और ये एरिया है। हाँ, ये तो एरिया, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर। इजी, डन। Moving on to last problem of our first topic, this is finding dimensional formula. ठीक है, you will require this particular quantity, physical quantity in physics as well as in chemistry, and that quantity is Planck's constant. मैक्स प्लैंक एक जबरदस्त साइंटिस्ट हुए हैं दोस्तों। एट द एज ऑफ 19 ही गेव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 19 साल की उम्र में थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ दे दिया था उन्होंने। सो ग्रेट माइंड। उनके नाम पर एक कांस्टेंट डिफाइन किया गया है जिसे कहा जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एच। पक्का? और हम लोग डिफाइन करते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। आप जानते होंगे लाइट को हम पार्टिकल भी मानते हैं, लाइट को तो पार्टिकल मानते हैं ना, तो लाइट एनर्जी कैरी करती है, तो लाइट के जो पार्टिकल हैं उनकी भी एनर्जी होती होगी, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम लोग लिखते हैं एच प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए जनरली यूज किया जाता है या तो एफ यूज करते हैं या न्यू, तो ये होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये काम का होता है अपने को, ये आपको अभी केमिस्ट्री में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आता है। ठीक है, तो बस अपने को तो एक फॉर्मूला चाहिए दोस्तों, डायमेंशनल फॉर्मूला तो अब आप निकाल दोगे, अब तो आप इतना आराम से सीख गए हो। तो ऊपर आता है एनर्जी और नीचे आता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बताओगे? तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। अभी यूज किया था एनर्जी का, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ml2t-2 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था दोस्तों? फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो क्या था उसका? t-1। ध्यान रख सकते हो ये, तो ये हो जाएगा t-1। Are you sure? 100%? Any doubt in it? No? Done? So on solving it, I'll get m1, keep l intact, and this is t-2। और जब -1 ऊपर जाएगा तो -2 -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 will be -1। So this is t-1। तो m1, l2 and t-1। पक्का? दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट शीट 1 का पहला सवाल करवाया, जिसमें वी वर हैविंग 23 एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। आई होप ये जो 23 एग्जांपल्स लिए मैंने अभी, और भी एग्जांपल्स कई लिए जा सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की दुनिया में भी ले जाना ही नहीं चाहता कि सर क्या पहले दिन पढ़ने बैठे और आपने एकदम फिजिक्स के आखिरी तक के फॉर्मूले बताना शुरू कर दिए, हमने तो ऐसे फॉर्मूले कभी सुने ही नहीं थे। तो मैं आपको उतना अभी नहीं ले जाना चाहता। एक नेचुरल ग्रोथ हमारी होगी तो नेचुरल ग्रोथ में हम वहां तक चले जाएंगे, पर अभी इन एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अगर हमें किसी क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बड़ा आसान होता है। So this was our first topic of this chapter, is to find dimensional formula. ठीक है? ये क्वेश्चन आपको IIT के पेपर में मिल जाएगा, पुराने फिजिक्स ओलंपियाड के पेपर में मिल जाएगा,
आपको बिट सेट में मिल जाएगा, आपको तकरीबन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पिछले सालों में मिल जाएगा, और कई बार तो एक से ज्यादा। आपके कॉन्सेप्ट सही हो तो आप ओरली आंसर करें। For complete series of lecture, join Catalyzer or download IIT Safalta app from Google Play Store.